नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं साल 2024 के लोकसभा चुनाव से। जी हां, साल 2024 ज़्यादा दूर नहीं है और इस 2024 से पहले विपक्ष एक मजबूत पोजीशन में दिखता नजर आ रहा है। जी हाँ, मैं अगर बात करूं, प्रधानमंत्री बनने की चाहत आज हर कोई विपक्षी नेता जता रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हों या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों। हर किसी की चाहत है कि एक बार उस सत्ता पर बैठना है, एक बार उस कुर्सी पर बैठना है जहां से पूरे देश को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए मेहनत लगती है, संघर्ष लगता है। वहां तक पहुंचने के लिए जनता के बीच में अपनी जगह बनानी पड़ती है। जैसे सीएम से पीएम तक का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया था। एक वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वहां से किस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं वही जानते हैं। जनता का प्यार उनको कितना मिला। लेकिन आज विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्षियों नेताओं की बात कर रहे हैं और ऐसे में एक विपक्ष और तैयार हो रहा है। जी हाँ, अगर बात करें नवीन पटनायक की, जी हाँ, नवीन पटनायक एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम है। अपने दर्शकों को बता दें, उड़ीसा में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उस कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है, कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रण भेजा गया है, जिनमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, हिमाचल के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू वो मौजूद हैं। तो ऐसे तमाम बड़े, भूपेश बघेल, इनको जो है आमंत्रण दिया गया है, भेजा गया है। बीजेपी को आमंत्रण नहीं है, सत्ता पक्ष को दूर रखा गया है। आखिरकार क्या वजह है? आशिफ सर मेरे साथ मौजूद हैं। आशिफ सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा था। एक मोदी जी हैं जिन्होंने सीएम से पीएम तक का सफर तय किया। आज हर कोई बड़ा चेहरा वो भी सीएम से पीएम तक का सफर तय करना चाहता है। लेकिन उड़ीसा में क्या चल रहा है? कैसे उड़ीसा में विपक्ष एक बड़ी तैयारी कर रहा है और कैसे विपक्षी नेता वहां पर एक अलग कुनबा बना रहे हैं? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, जैसे आपने सीएम नीतीश से शुरुआत की और आपने इंट्रो में बहुत अच्छी बातें की थी कि आज ऐसा दौर आ गया कि हर कोई को पीएम ही बनना है। हालांकि लालू के वक्त भी जो है उनका सपना था, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन देखिए, मुझे राहुल सर लगता है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रहा है, सबको पता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस है, तो उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। हाँ, सबकी ख्वाहिशें हैं, ख्वाहिशें हर एक को पूरा करना। इस बीच में केजरीवाल का भी नाम आया था हमारा, आपने देखा जैसे उन्होंने पंजाब जीता फिर गुजरात गए। लेकिन इस बीच में अब नवीन पटनायक का जो है नाम आ रहा है। उन्होंने आमंत्रण भेजा, खास करके अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री बने उनको, अशोक गहलोत को, सुखविंदर सिंह हो गए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, इन लोगों ने स्वीकार भी किया। एक अच्छी बात है कि स्वीकार भी किया। अब इनका गेम प्लान दरअसल ये है कि जहाँ जहाँ भी गैर ये तमाम चीज़ें हैं गैर, तो उसको वहाँ पर जो है इकट्ठा करना है और मोदी के खिलाफ तैयारी करना है। अब एक खबरें मैं ये भी देख रहा था कि नीतीश कुमार ने दरअसल ये प्लान बनाया कि दरअसल जो है कैसे तमाम चीज़ें की जाएंगी। तो ये सीधे सीधे मोदी जी को हराने का ही प्लान है कि 2024 से उनका खेल कैसे ख़त्म हो जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। राहुल सर, आशिफ सर, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि विपक्षी नेताओं को आमंत्रण तो भेजा जाता है, लेकिन सत्ता पक्ष से नाराजगी की वजह क्या है? क्या वाकई सत्ता पक्ष से अलग हटकर कुछ विपक्ष ऐसा करने की तैयारी कर रहा है जिसकी भनक सत्ता पक्ष को ना लग जाए? क्योंकि पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जिसमें बॉलीवुड फिल्मों के महानायक पहुंचे, अमिताभ बच्चन पहुंचे, जी हां, किंग खान पहुंचे, शाहरुख खान का जिक्र कर रहा हूं। तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे बड़े नेताओं का उस मंच पर आना और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मुद्दों पर बात करना, उधर नीतीश कुमार की एक अलग यात्रा शुरू होने वाली है, उधर हम देख रहे हैं कि कई और बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी बना ली है, जनता के बीच उनका भी एक बड़ा प्रभुत्व दिखता नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो तैयारियां विपक्ष की हैं, क्या सत्ता पक्ष को भनक लग गई है आशिफ सर? और क्या सत्ता पक्ष जिस तरीके से बटा हुआ है, अलग दिखता नजर आ रहा है, तो किन चेहरों को जनता जो है विपक्ष में बड़ी भूमिका के तौर पर देखना चाहेगी? देखिए, भनक की जब राहुल सर आप बात करते हैं तो हम आप जो बात कर रहे हैं वो भी बीजेपी के IT सेल को पता चलता है। तो देखिए, वो इतनी चतुर
चतुर है बीजेपी, ये हम अब जानते हैं। और वो किसी भी सूरत में, चाहे वो नवीन पटनायक जी हों, ममता बनर्जी हों, या फिर नीतीश कुमार जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, ये लोग एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन एक सही शब्द आपने इस्तेमाल किया राहुल सर के। देखिए अमिताभ बच्चन जो बहुत कतरा रहे थे अपनी बात को रखने से, 2014 के बाद से एक भी बयान उनका नहीं। हाँ, कांग्रेस के वक्त उनका बयान था और एक अच्छी बात थी, लेकिन नहीं था। लेकिन देखिए जब पठान मूवी के वक्त अपने फेस्टिवल का जिक्र किया तो अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात रखी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक अच्छी पहल है कि 2024 का चुनाव एक तरफा नहीं होगा, जो हम सबको 19 में देखने को मिला। ये है कि छोटे छोटे दल आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, तो उससे ये है कि विपक्ष को मजबूती जरूर मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि क्या जो तमाम विपक्ष है, क्या उनका सोच एक होगा? क्योंकि सोच नहीं होगा तो फिर मोदी बीजेपी तो यही चाहती है कि सब लोग जो है फूट डालो, राज करो, सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो नवीन पटनायक का जो सोच है मुझे ठीक लगा कि ठीक लोगों का आमंत्रित किया है, देखना होगा। अच्छा, इसे एक बात और राहुल सर याद रखना होगा कि छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन है, राजस्थान में भी चुनाव है, तो उसके भी एक अलग मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन अभी पीएम पद को लेकर ही हो रहा है। देखते हैं कि नवीन पटनायक के सवालों का जवाब बीजेपी ने नहीं दिया अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ सर आपका। और आशिफ सर ने बाकायदा बताया विपक्ष के एकजुट होने का मतलब क्या, और कैसे विपक्ष अगर एकजुट हो रहा है तो 2024 की तैयारी करता नजर आ रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, कहीं उपचुनाव थे, कहीं एमसीडी के चुनाव थे। जो चुनावों की स्थिति है वो ये चीज तो बता रही कि बीजेपी की हालत कमजोर है, एमसीडी में हालत कमजोर है, विधानसभा में हमने देखा हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, मैनपुरी में हमने देखा समाजवादी पार्टी। तो विपक्ष मजबूत हो रहा है, और विपक्ष का मजबूत होने का मतलब 2024 में बीजेपी के लिए एक चुनौती जरूर दिखती नजर आ रही है। क्रांति हमारे साथ जुड़ी हुई है और क्रांति बताएंगी कि कैसे विपक्ष की एकजुटता बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है, और क्या नवीन पटनायक भी एक सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। देखिए यहाँ पर अगर नवीन पटनायक की बात हो रही है तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद दोनों ऐसे पद रहे हैं जिसको लेकर के अभी तक जितने भी नेता जो है वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। चाहे आप यहाँ पर जो है किसी भी राज्य की कल्पना कर लीजिए, चाहे यहाँ पर देख लीजिए कांग्रेस के खेमे को, चाहे बीजेपी के खेमे को, या फिर समाजवादी पार्टी का ही खेमा ले लीजिए। हर किसी में जो है जिसके हाथ में जो है सबसे बड़ा कमाना है, वो हर कोई यही चाहता है कि हमारे हाथ में बड़ा कमाना है। जब बड़ी कमान भी हाथ में आ जाती है तो उसके बाद फिर चाहते हैं कि कोई बड़ा पद मिल जाए, अब हमें ऐसा पद मिल जाए जिससे हम सभी को जो है रेगुलेट कर सके। तो देखिए यहाँ पर हर किसी के अंदर इसी चीज़ को लेकर के लड़ाइयाँ झगड़े सब कुछ चल ही रही है। तो उस बीच में नवीन पटनायक का नाम भी इसी लिस्ट में दिखाई देता है। अच्छा क्रांति, विपक्ष अलग अलग भाग में बटा हुआ है, तो ऐसे में कैसे ये लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे? और एक देश में इतना प्रधानमंत्री तो संभव नहीं है। अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो इनकी बड़ी ताकत होगी, या छोटा छोटा कुनबा ये लोग लेकर चल रहे हैं उसका बड़ा फायदा होगा? देखिए अगर यहाँ पर हम देखें तो इतने सारे प्रधानमंत्री पद की जो है तस्वीरें सामने आ गई है, लेकिन कोई भी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। हर कोई कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे, लेकिन फिर पीछे से कयास फिर कहाँ से आ रहे हैं? अगर कुछ ना कुछ तो आप संदेश दे रहे होंगे तभी तो ऐसा कोई कयास आ रहा है। चाहे नीतीश कुमार की बात कर ले, चाहे यहाँ पर केजरीवाल की बात कर ले, या फिर किसी भी नेता की बात कर ले। अभी तेजस्वी यादव नहीं बोलते, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनकी उम्र बढ़ेगी तो वो भी सीधे तौर पर कहेंगे मुझे प्रधानमंत्री पद पर बैठना है। तो देखिए जैसे जैसे नेताओं की उम्र बढ़ते हैं, पता नहीं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद पर बैठने के सपने आने लगते हैं शायद सोते वक्त। तो देखिए वो हर बार यही कोशिश करते हैं कि जो है उन्हें जो है प्रधानमंत्री पद ज़रूर मिल जाए। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ भी ज़रूर समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद कोई आसान सा पद नहीं है जो किसी के भी हाथ में चला जाए। और विपक्ष अगर एकजुट हो भी जाता है तो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री पद जो है वो नहीं मिलता हुआ नज़र आ सकता है। देखिए आप यहाँ पर सभी जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन हर कोई जो है एक दूसरे को देख करके इस बात का भी अंदाज़ा लगा रहा है कि आखिरकार जो है प्रधानमंत्री पद किसके हाथ में सौंपी जाए। अगर कांग्रेस जीतती है हर जगह से तो राहुल गांधी जाहिर सी बात है वही बैठेंगे। अगर अखिलेश यादव के कुनबे की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के कुनबे पर जो है बात आएगी, और उसके अलावा किसी और नेता की तरफ जाते तो देखिए वहाँ पर उनके प्रमुख चेहरे की तरफ ही बात होगी। तो मुझे लगता है कोई एक एक पार्टी जो है वही करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई पार्टी मिल मिला करके तो नहीं करेगी। तो देखिए ये बहुत कहना आसान जरूर होता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनना इतना आसान नहीं होता। सीएम से पीएम तक का सफर तय करना इतना आसान नहीं होता। एक राज्य आप नहीं संभाल पा रहे तो पूरे देश को कैसे संभालेंगे? एक राज्य की जनता की मुश्किलों को आप हल नहीं कर पा रहे तो देश की जनता की मुश्किलों को कैसा हल करेंगे? 2024 में तय हो जाएगा कौन होगा प्रधानमंत्री और कौन नहीं होगा, और यह भी तय हो जाएगा कि विपक्षी नेताओं की बातों में आखिरकार दम कितना था। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।